बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, टाई कोट पैंट लगाते हैं और बच्चों को विदेश में एजुकेशन देते हैं, तो यकीन जानो कि आपकी नौकरी उन लोगों की गिनती के आधार पर मिली है जो 15% या 27% या स्टेट वाइज जो रिजर्वेशन मिला है उनकी कास्ट पे आपको नौकरी मिली हुई है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, और खास तौर से पढ़े लिखे लोग, उनकी जिम्मेदारी नहीं है वो जो रिक्शा चलाता है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है जो सिर पे पलवट होता है, क्योंकि वो समझदार नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो इतनी उत्कृष्ट बातें नहीं समझते हैं, और तमाम जो जाल में उलझी हुई बातें तमाम सवर्ण समाज के लोग या हमारे समाज के जो दुश्मन हैं, चाहे वो हरी घास के सांप हो या कोई और, उनकी बातों में उलझ जाते हैं और कई बार उनकी गुलामी करते रहते हैं। और सिचुएशन तो यहां तक की है कि यहां पर पढ़े लिखे लोगों ने एक पढ़े लिखे लोगों की गुलामी करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस धरती पर जब हैदराबाद में ये सीसी हो रही है और ऑल इंडिया के सारे पदाधिकारी यहां बैठे हैं, सारे जोनों के पदाधिकारी बैठे हैं और इस मंडल के भी पदाधिकारी, मैं तो देख रहा हूं साउथ सेंट्रल जोन में करीमनगर, खम्माम और तमाम जगहों से बहुत बड़ी संख्या में जो आप लोग पधारे हैं, ये इस बात का आगाज है, ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं जो आपके दिल में जो दर्द था वो निकल के बाहर आया है और सही रास्ते पर समाज को ले जाने के लिए, लोगों को सुरक्षा देने के लिए आप लोग आतुर है। और इस दिशा में बहुत सारे लोगों ने जो काम पहले शुरू कर दिया था, हमारे भाई जीवन राम जी संघर्ष करते करते कोरोना काल में चले गए, हमारे सीसी मेंबर्स भी कई कोरोना काल में इस संघर्ष को करते करते चले गए, लेकिन अभी जब ये प्रक्रिया चालू हुई तो हमारे साथियों ने जो आज सीसी मेंबर्स हैं उन्होंने इस मुहिम को जरा तेज किया, और इस मुहिम को तेज करने में हम भी एक कील है, जो ऐसे लोग चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, हमारे समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे समाज को जिल्लत में जीने के लिए मजबूर करते हैं, चाहे वो LIC के हो, चाहे वो बैंक के हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे गेल के हो, भेल के हो, या हमारा समाज जो सड़क पे काम करता है, खेतों में काम करता है, मजदूरी करता है, कुछ भी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी में मानी मीणा साहब जी बहुत पहले समय से अपना योगदान देते रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम होता रहा है, और अभी हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जो आप लोगों ने 26 जनवरी की सीसी में चुना, उनको मैं सबसे पहले तो यही मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप स्वच्छ दिशा में और स्वच्छ नेतृत्व को आप चुनने की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं मित्रों एक बात बता देना चाहता हूं, ये जो सिस्टम है LIC का, यहां पर जो चौधरी साहब ने जो किया वो ये था कि एक जैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था होती है। देखो माइंड की बात है कि ब्राह्मण क्या करता है, वो कभी खुद नहीं करता, वो दूसरे की चीजें हड़प लेता है, कब्जा कर लेता है। जैसे सांप होता है, सांप कभी बिल नहीं खोद सकता, लेकिन वो क्या करता है, चूहे के बिल में जाता है, चूहे को खा जाता है और उसके बिल में कब्जा कर लेता है। आपको याद है कन्फेडरेशन के भी तो टुकड़े हुए, जनरल सेक्रेटरी कौन बना, KP चौधरी, यहां पर भी टुकड़े हुए। क्या परिस्थितियां थी वो उन पर जाने की जरूरत नहीं है, चलो हो गया ठीक है, लेकिन उसको सही दिशा में जाना चाहिए था। जिस आदमी को माल और माला की लत लग जाए तो यकीन जानो वो सिर्फ खून पीने का ही काम करेगा और अपने समाज के लोगों का उनको जूस निकालना शुरू करेगा। चौधरी ने किसका नुकसान किया आप देखो, अगर गंभीरता से देखो जरा बारीकी से, तो क्या किसी ब्राह्मण का क्या नुकसान किया, क्या किसी ठाकुर का नुकसान किया, क्या किसी बनिए का नुकसान किया, क्या बल्कि उसका फायदा कराया उल्टा, चाहे पैसे लिए हो कुछ भी, लेकिन फायदा कराया। नुकसान किसका हुआ, शेड्यूल कास्ट के आदमी का, शेड्यूल ट्राइब्स के आदमी का, क्योंकि हम अगर लीडर हैं, अगर मान लीजिए कि हम सीसी मेंबर और ऑल इंडिया के सेक्रेटरी लीगल है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों के हितों के लिए बार्गेनिंग करेंगे मैनेजमेंट से, ना कि गुप्ता और बनिया और शर्मा जी और वर्मा जी के नाम पर हम बार्गेनिंग करके उसको लाभ दिलाएंगे, क्योंकि अगर हमने उसको लाभ दिलाया तो यकीन जानो मेरे एक आदमी का नुकसान हो जाएगा। ये सब सिस्टम चालू हुआ। आपको पता है मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं, जहां KP चौधरी रहते हैं उनसे हमारे कानपुर शहर की बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, तो मैं सारी परिस्थितियों से वाकिफ है।
और ये जिन्होंने खेल रचाया वो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत था। इसके मैं बहुत पहले समझ गया था, बहुत पहले ही मैंने भाप लिया था। इसीलिए मैंने कानपुर जोन में कह दिया कि देखो भाई, ये वसूली का धंधा हमसे नहीं हो सकता। मैं अपने लोगों का खून पी के और खून चूस के आपको पैसा नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? चाहे जितने भी क्लास 1 अफसर हों और चाहे चपरासी लेवल के हमारे लोग हों, सब स्टाफ हों, यकीन जानो कोई भी हमारे बीच में कोई भी पैदाइशी रईस नहीं है। कोई भी एक भी आदमी की फैक्ट्रियां नहीं चलती, कारखाने नहीं चलते, वो नौकरी में आ गए हैं। और ये अपने मकान बनाने के लिए ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने लोन न लिया हो। और अपने बच्चों को किसी तरह से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, और बस इतना ही है कि कोट पैंट टाई लगी हुई है, अंदर से हम सब खोखले हैं। और ऐसे में अगर हमको पैसा हर महीने, हर 2 महीने या हर 6 महीने में ये वसूली सिस्टम लागू कर दिया, जो पैसा मेरे बच्चों पे खर्चा होना चाहिए था, उनकी एजुकेशन में खर्चा होना चाहिए था, या जो हम ऐसे हरामखोरों को पैसा दे रहे हैं, मैं तो बाम सेब का आदमी हूं, बहुत पुराना आदमी हूं, ऐसे हरामखोरों लोगों को हम जो पैसा दे रहे हैं, अगर वो हम गरीब आदमी के किसी बच्चे को हम गोद ले लेते, उसको 5,000, 2,000, 500 रुपए हर महीने देते, उनकी किताब कुछ ना करते, किताबें खरीद के दे देते, तो समाज का कल्याण होता, जिसके बदौलत आज हम अफसर बने। लेकिन नहीं हुआ, क्या एकदम उल्टा। जो पैसा डाइवर्सिटी होनी चाहिए थी, जो पैसा कहीं और जाना चाहिए था, वो सेंट्रलाइज हो गया, एक जगह आने लग गया। और ये कहता था, आप जो वारंगल और खम्मा और करीमनगर के लोग बैठे हैं, हैदराबाद के लोग बैठे हैं, आप लोग भी इस बात को जानते होंगे, ऐसे बोलता था, आप अपनी पासबुक की फोटोकॉपी हमको दिल्ली भेजिए, इसमें 75 अरे किसी भी स्टेट यूनियन ये वेलफेयर एसोसिएशन चल रही है, तो कोई भी जोन है या डिवीजन है, उसके पास अपने लोकल खर्चे होते हैं, किसी को स्वागत करना है, सत्कार करना है, समाज को कभी जरूरत पड़ जाती है उसका भी भला करना है, या किसी आदमी को कहीं भेजना है तो कोई जरूरत। लेकिन वो कहता था पासबुक दिखाओ, इसमें 75,000 क्यों पड़ा हुआ है, ये 75,000 रुपए दिल्ली भेज दो और तुम्हारे पास कुछ नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, ये माल और माला का सिस्टम है। चौधरी जानता था, उसकी प्री प्लान बिल्कुल सिस्टम था कि उसको राजनीति में जाना है, उसको पॉलिटिशियन बनना है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा उसके पास था नहीं, आज तक एक घर नहीं बना पाया। और अभी जो यहाँ पर दिल्ली के बगल से ही लगा हुआ गाजियाबाद है, वो उत्तर प्रदेश में आता है। और उत्तर प्रदेश में आप अगर सेंट्रल लेवल पर हमें वाली हाउस बनाना हो, मान लो बनाना हो, तो वो दिल्ली में होना चाहिए। गाजियाबाद में उसका कोई मतलब नहीं है। और हम तो कहते हैं गाजियाबाद की या दिल्ली की या वाली हाउस की इतनी बड़ी क्यों सोच रखते हो। मैं तो कहता हूँ, अगर इतना पैसा था हमारे पास, 10 करोड़ 20 करोड़ था, तो हर जोन में एक LIC वाली का एक छोटा सा ऑफिस होता, तो हमारे लोग बैठते वहां चर्चा करते, लोगों के साथ खड़ा होता, और वहीं से हमारे लोग जो है पॉलिटिशियन बनते, वहीं से बाहर निकलते। कानपुर जोन का मैं बताना चाहता हूं, जहां पर मैं बैठता था मैस में, हम 2.5 साल से उस जगह नहीं है, दूसरी जगह पोस्टिंग है, लेकिन किसी भी आदमी की इतनी हिम्मत नहीं कि उस टेबल की इसमें चाबी लगा के उस टेबल को खोल ले और उस पर कोई दूसरा आदमी बैठ जाए। क्या है कि वहां समाज के आदमी आते हैं। आदमी मैंने कहा आप आइए, बैठिए, चर्चा करिए और खर्चा करिए और जाइए। अगर सब जगह ऐसा सिस्टम होता, लेकिन वो नहीं चाहता। ऐसे लोग, ऐसे देखिए क्या समाज में हरामखोर टाइप के लोग हैं। खुद कभी मेहनत करके पैसा नहीं कमाना है, दूसरे के पैसे पर ऐश करने का मामला है। समाज में ऐसे लोग हैं और हमारे बीच में हैं और हमारे ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, पूरे इंडिया के जितने भी LIC के एम्प्लॉइज हैं, और वो लोग भी, मैंने देखा कि अभी एक समाज सेवी साथी भी बैठे हुए थे, उनको भी मैं बोलना चाहता हूं, वो भी समाज में चौधरी जैसे, यहां हैदराबाद में भी लोग होंगे, हैदराबाद में भी चौधरी जैसे ऐसे लोग होंगे, लेकिन ऐसे लोगों को हरी घास के हरे सांप को पहचानने की जरूरत है। उसको कभी सबल और ताकतवर मत बनाना, नहीं तो क्या करेगा। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में, मैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब से और इस तरह थोड़ा सा, या दिल्ली, वहां जाट लोगों की सिचुएशन मुझे मालूम है। वहां का जाट शेड्यूल कास्ट को ऐसे बोलता, मैं जूती के नीचे रख दूंगा। और चौधरी ने उस आदमी को वहां समर्थन दिया, उस राजनीतिक पार्टी में गया जो वहां के जाटवों को बुरी नीयत से देखता था। और आगरा में अभी मीटिंग हुआ, तो चौधरी ने ये बोला कि मेरे लोग तुम्हारे खेतों में काम करते हैं, अरे हरामखोर, तुझे गुलामी करनी है तो कर, लेकिन मेरे समाज को सार्वजनिक रूप से को बोलता है कि मेरा समाज तेरे जो है ना जाट लोगों का गुलाम है।
अब वो वक्त नहीं रहा। हमारा गरीब से गरीब आदमी, उसके भी अंदर दिमाग में थोड़ा सा ये आ चुका है कि हम जो है नुकसान सह लेकिन मानसिक रूप से गुलामी नहीं करेंगे, लेकिन मजबूर है, आर्थिक रूप से कमजोर है। उस पे मैं आप लोगों से कहता हूं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, आपके पास पैसा है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम में से ज्यादातर लोग, ये बात एसोसिएशन लेवल की नहीं है लेकिन मैं जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि हैदराबाद की धरती पर मैं पहली बार बोलने का यहां पर अवसर मिला है, तो मैं जरूर बोलूंगा। हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो कुछ मकान दुकान बना लिए हों, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि साइड में उन्होंने कोई बिजनेस नहीं डाला होगा। मैं आप लोगों को आगाह करता हूं, आप अपनी भविष्य में अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने समाज को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस नौकरी के रहते हुए कहीं से भी लोन लेके या वेज रिवीजन से पैसा लेके जैसे भी कोई छोटा मोटा काम साइड में जरूर डाल दो। जब कुछ ना कर सको तो एक 10 लाख 5 लाख 15 लाख रुपए की जहां पर दुकान मिलती हो, एक दुकान खरीद के डाल दो। और आपको परसों चौथा दिन है ये, मैं गवर्नमेंट का एक ऑर्डर सुनाता हूं आपको, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीओपीटी के थ्रू एक ऑर्डर करवा दिया और स्पष्ट बोला और मीडिया में भी दिया कि हम सेमी गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें किसी में भी नई जॉब देने में असमर्थ हैं। मतलब उन्होंने हाथ साफ खड़े कर दिए, मैं फर्दर कोई रिक्रूटमेंट नहीं करने वाला हूं। तो आप समझ लीजिए, प्राइवेटाइजेशन तो हो ही रहा है। ऐसे में क्या होगा भाई, जिन लोगों के बिजनेस है वो तो अपने बच्चों को सर्वाइव कराएंगे। आपका क्या होगा? आप तो चलो ठीक है, आप नौकरी में हैं, आज आप काम कर रहे हैं, आप बढ़िया तनख्वाह पा रहे हैं, फर्दर आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 5 ईयर व्हाट विल यू डू? आप तो सक्षम, आप शरीर से भी अक्षम हो जाएंगे, लेकिन आपके बच्चे, यकीन जानो, जो बड़ा घर बनाया है उसकी पुताई नहीं करा सकते। मैं इसकी गारंटी देता हूं आपको। बिजली का बिल नहीं दे सकते। मैं तो अपने बच्चे से यही बात कहता हूं कि बेटा, हमारा करीब 20-25 हजार रुपए महीने का बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 20 से 25 हजार रुपए महीने का है, और कम से कम इसकी पुताई कराए, जिसमें हम रहते हैं, पुताई कराए तो 6 लाख रुपए पुताई का खर्चा आता है। हम कचक जाते हैं। बेटा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये बताओ, तुम बिजली का बिल कहां से दोगे, क्या करोगे, पुताई कहां से कराओगे? आखिरकार ये जो हमने इतना मेहनत करके खून पसीना कराया मेरे भाई लोगों की तरह सबने, तो ये बताओ वो छाती डूब जाएगी कि नहीं डूब जाएगी? अगर डूबेगी नहीं, शर्त एक ही है, थोड़ा सा बिजनेस कराइए, बच्चों को सिखाइए, पढ़ाई के साथ सिखाइए कि अगर वो इंजीनियर बन सकता है बढ़िया तो बने, वो डॉक्टर बन सकता है तो बने। बेटा, अगर इंजीनियर और डॉक्टर और ऑफिसर नहीं बने, चपरासी भी नहीं बने, तो कम से कम इतना जरूर साथ में सीखते जाओ कि सड़क पे कम से कम जब तुम्हारे पास 500 रुपए 1000 रुपए भी ना हो, ठेली लगाने की तुम्हें दम बनी रहे, आपको छोटा मोटा कोई काम करने की दम बनी रहे, आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को सर्वाइवल करने की स्थिति में हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो मनुवादी व्यवस्था के शिकार हो जाए और उनके गुलाम हो जाए, जिससे निकालने में हमको 20-25 साल 50 साल लग गए। अम्बेडकर जैसे शरीकों को पूरी अपनी बलिदानी कुर्बानी दे के उनको इस संसार से जाना पड़ा। इससे निकालना होगा। और ये जो मनुवादी व्यवस्था है, मैं फिर बोलता हूं, मनुवादी व्यवस्था का मतलब ये नहीं होता कि कोई ब्राह्मण ही है वो मनुवादी व्यवस्था का काम करेगा। आपका आदमी भी मनुवादी हो सकता है। मैं उदाहरण के लिए बताता हूं, ये मीरा साहब है, जानते होंगे, दिल्ली में जहां चौधरी साहब रहते हैं, उनका जो अपना तो है नहीं, LIC का मिला हुआ है। मैं और ये महेंद्र, क्या नाम, शैलेंद्र, 2 लोग दिल्ली गए संयोग से, कुछ काम था तो मैंने कहा चलो, यहीं सुबह सुबह का टाइम था, मैंने उस घर के अंदर, यहाँ हमारे मंच पे, सड़क पे, सब जगह जय भीम का नारा चौधरी लगाते सुना ना आपने? ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा अम्बेडकरवादी कोई नहीं है। लेकिन जब उसके घर में देखा जाए तो मैंने उसके घर में मंदिर देखा, पूजा पाठ देखा, घंटी देखी। मैंने शैलेंद्र से कहा, ये अम्बेडकरवादी हो सकते हैं क्या? हम मानते हैं कि तुमने गुप्ता से या सवर्ण जाति की लड़की से शादी की, शादी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपकी विचारधारा तो क्लियर होनी चाहिए। जो भी तुम लड़की ला रहे हो वो आपकी विचारधारा की हो ना हो, लेकिन आपकी विचारधारा की बनानी तो चाहिए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। और चलो कोई बात नहीं है, मैं कहता हूं माइंड सेट की बात है। अभी लड़की की शादी तो की है, कौन सी बिरादरी के, कौन से आपके समाज का लाभ मिल गया? मैं अपने समाज को बोलता हूं, आपका बच्चा IAS हो जाए तो कहीं भी शादी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा IAS बनता है, IPS बनता है, डॉक्टर इंजीनियर बनता है, तो ये कोशिश करना कि उसकी शादी आपके समाज में हो जाए
और बिना दहेज के हो जाए तो एक गरीब घर की लड़की वो राज करेगी आके, समझे ना। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। अगर आप लोग पढ़े लिखे लोग इस बात को नहीं समझने के लिए तैयार हैं तो यकीन जानो समझाने के लिए कोई दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर नहीं आने वाला है और ना कोई मान्यवर कांसीराम साहब आने वाले हैं। इसलिए ये जो व्यवस्था है, ये जो माननीय मंच ने इस व्यवस्था को बनाया है, नए सिरे से हम लोगों ने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है। उस प्रयास में एक एक आदमी को जोड़ो, एक एक आदमी के हाथ जोड़ो, उसको सही बात समझाओ और ये जरूर बात समझा देना कि चौधरी अगर ये बोले कि ये तो नया संगठन बन गया या ये तीसरा धड़ा हो गया या इसका टुकड़ा हो गया, तो कह देना देखो इस गलत फहमी में कोई न रहना, वो इस जहां पर बैठा है वहां पर करोड़ों की चीजों को हड़प करने के लिए इस बात का दुष्प्रचार करेगा कि ये नया संगठन बन गया है। ये नया संगठन नहीं है, इसी बैनर के नीचे वही रजिस्ट्रेशन नंबर है, वही सब कुछ है, वही व्यवस्था है। बस फर्क इतना है, सड़ी हुई बदबूदार व्यवस्था को हमने कचरे के डिब्बे में डालने का काम किया है और नई व्यवस्था को लॉन्च कर रहे हैं। और नई व्यवस्था जब भी लॉन्च होती है दोस्तों, तो जल्दी से उसमें एकदम से फल नहीं लगते, पहले आपको पानी डालना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, इसके बाद ही उसमें फल मिलता है। और साफ सुथरी व्यवस्था होगी, साफ सुथरे फल निकलेंगे, जहरीले नहीं होंगे, तो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होंगे, आपके बाल बच्चों के लिए फायदेमंद होंगे। और ये देख लो आप कि मैनेजमेंट का सिस्टम दूसरे टाइप का है। अभी किसी से नाराज होगा तो हमारे फेवर में आ जाएगा, हमसे नाराज होगा तो दूसरे के फेवर में चला जाएगा। मैनेजमेंट की एकदम क्लियर कट पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की। अभी किसी तरह से वो कोई भी पेच फंसा के कह सकता है ये तो विवादित मामला है या कुछ ऐसा मामला है, ये किस तरह का है, भाई हम तो सेंट्रल ऑफिस को देखेंगे, हम जोनल ऑफिस को देखेंगे, ऐसा सब होगा। लेकिन इसमें एक बात है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, देश में क्या है, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होता है, जिसके पास सिर ज्यादा होते हैं, पीपल। जिसके पास लोग ज्यादा, ताकत उसकी ज्यादा, उसी की सत्ता, उसी की राजनीति, उसी का सब कुछ, उसी का देश का प्रधानमंत्री, उसी का स्टेट का प्रधानमंत्री, वैसे यहाँ का जनरल सेक्रेटरी, वैसे LIC में उसकी रिकॉग्निशन। मीन्स सारी चीजें, चाहे रिकॉग्निशन से लेके और सारी चीजें, सब कुछ आपकी सिरों की गिनती के ऊपर निर्भर करती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमें पता है कुछ लोग सहयोग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ लोग गुलाम टाइप के होंगे, अंधभक्त टाइप के होंगे, वो वहां जुड़े रहेंगे क्योंकि उनके ऊपर कुछ एहसानात हैं, कुछ एहसान भी किए गए होंगे। कुछ लोग चीफ मैनेजर और SDM और DM भी लगाए गए होंगे। भाई लगना तो है ही, अगर मैं डायरेक्ट रिक्रूटिंग अफसर हूं तो मैं तो प्रमोशन पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लास्ट तक मुझे एक प्रमोशन नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्री फंड का ऑब्लिगेशन अपने सिर पे लादे रहते हैं, बोझा लादे रहते हैं कि भी चौधरी का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है। क्या एहसान है, हमने इलेक्शन में उसको जिता के दिया ना, हमने उसको जनरल सेक्रेटरी बनाया ना, तो उसकी ड्यूटी है कि हमारे हितों के लिए काम करे। अब उसका ऑब्लिगेशन अपने ऊपर एहसान लादने की जरूरत नहीं है। इस चीज को लोगों को समझाओ। और मैं आप लोगों से इसमें मैंने देखा कि हमारे ब्रांच मैनेजर्स भी हैं, हमारे ADM कैडर के लोग भी हैं। मैं जो हमारे ब्रांच मैनेजर हो जाते हैं, ADM हो जाते हैं और तमाम बड़े ओहदों पर हो जाते हैं, उनके लिए मैं स्पेशली एक बात कहूंगा, इसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा अनुभव इस मामले में थोड़ा सा खराब है, मैं क्षमा भी चाहता हूं। जब हमारे ही बीच के लोग थोड़ा सा बड़े अफसर हो जाते हैं तो उनकी भी फितरत बदल जाती है और वो दूसरों का नुकसान नहीं करते, कई बार हमारे लोगों का नुकसान करने लगते हैं। तो हम लोगों से सिर्फ ये निवेदन करना चाहते हैं हाथ जोड़ के, चाहे हमारा आदमी आपको गाली दे, तब भी जब आप उसकी CR लिखना तो उन गालियों को दिमाग से निकाल देना, CR उसकी एकदम एक्सीलेंट लिखना और जहां पर उसको कोई लाभ दिला सकते हो लाभ दिला देना। लाभ दिलाने के बाद कहना देखो यार तुमने उस दिन मुझको उल्टा सीधा कहा था, ये गलत बात है यार, देखो आप हमारे भाई हो, मैं तो आपके भले के लिए काम करूंगा, आप मुझे भले ही गाली। आपको लगता नहीं कि वो तुम्हें दोबारा से प्यार करेगा, करेगा ही करेगा जब आप उसके लिए काम करोगे, उसके लिए अच्छा करोगे। कानपुर जोन में तमाम अफसरों, खासतौर से डायरेक्ट रिक्रूटिंग अफसरों के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा है कि लोग उसकी एक आध राउंड की CR खराब करवा के उसको 1 स्टेप
डाउन करा देते हैं। और ये सारी आईएएस में भी ऐसा ही होता है। मैं सबऑर्डिनेट जो उसमें पीसीएस का जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज है, मैं उसका सिलेक्टिव हूँ। मैं सहायक चौबंदी अधिकारी बना, चरखारी हमारी पोस्टिंग हुई, वहां उत्तर प्रदेश का ट्रेनिंग सेंटर है। लेकिन चूंकि सर्विस मेरा ऑब्जेक्ट नहीं था, हमारा ऑब्जेक्ट है कि आप बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं। मेरा सर्विस कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं रहा, बिजनेसमैन बनना ऑब्जेक्ट रहा। मैं यहीं का पढ़ा हुआ हूँ, करीमनगर खम्मम काकाटिया यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ। जबकि मैं यहाँ आया था, मैं मजदूर घर का बेटा जिसके घर में कोई जमीन नहीं थी, लेकिन पढ़ने में यहाँ आ गया काकाटिया यूनिवर्सिटी। तमन्ना सिर्फ एक ही थी कि जब मजदूरी करके ही पढ़ना है, खुद ही काम करके पढ़ना है, तो क्या कानपुर, क्या लखनऊ, क्या दिल्ली और क्या हैदराबाद, क्या मुंबई। यहां आया, आपका ग्रेजुएशन मेरा यहीं से, उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट, और यहां से मेरा ग्रेजुएशन है काकाटिया यूनिवर्सिटी से, और कर्नाटका से मेरा एमबीए है, और आपके डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से मेरा एमएमए सोशियोलॉजी है। और ये लाइसेंस एसोसिएट तो ये चुटकियों वाले थे हमारे लिए पहले से। क्या है कि आपके दिमाग का जो सेटअप है वो बड़ा देखने का होना चाहिए। लोगों को, अगर हम यहाँ आज खड़े हैं तो बहुत सारे लोगों से परिचय हुआ ना, ऐसे आप बड़े आदमी बनते हैं और ऐसे आपका समाज भी बड़ा बनता है, आपका दायरा बड़ा बनता है। आपको कभी भी जरूरत पड़ जाए, हैदराबाद में आप मुझको, मेरे पास राजू का नंबर है, मेरे पास रमेश जी का नंबर है, अब भाई हैदराबाद आ रहा हूं, एक घटना बताता हूं, मैं हैदराबाद की बताता हूं। एक महिला यहाँ कानपुर आईआईटी में, उसके बच्चे का कुछ प्रॉब्लम था, कानपुर आईआईटी में बच्चे एडमिशन संबंधी कुछ था, और मैं एसोसिएशन में था, तो पूरे ऑल इंडिया में सारा नंबर था हमारा भी। तो वो कानपुर में उसने हमको फोन लगाया इधर से, मैं ऐसे ऐसे बोल रही हूँ, मेरे बच्चे का आईआईटी कानपुर में काम है और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा आपका स्वागत है, आइए। आई, बैठी, उनके हमने रहने का इंतजाम कराया, खाने पीने का सब इंतजाम कराया, और बच्चे को मैंने कहा आईआईटी में जो भी कराना है लौट के फिर आइए। इसके बाद एयरपोर्ट, लौटते समय भी लखनऊ एयरपोर्ट तक का इंतजाम कराइए। ये कब होता है? जब आप दिल से दिल जोड़ते हैं। तो उस महिला थी, उसने विश्वास तो किया होगा, विश्वास क्या होगा, हम आप पे विश्वास कर रहे हैं, यहां तक आए हैं। हमारी इलेक्शन में ड्यूटी लगी, यकीन जानो, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में ड्यूटी लगी है, और अगर आज मान लो ट्रेनिंग, सेकंड ट्रेनिंग आनी है, वो आ गई, तो वहां मेरी एब्सेंटीज हो सकती है और मेरे खिलाफ एफआईआर हो सकती है। लेकिन जानते हैं क्या इंपॉर्टेंट है? हर आदमी के जीवन के कुछ ऑब्जेक्ट होने चाहिए। इंपॉर्टेंट यह है कि समाज या नौकरी, पहले क्या, ये तय करना पड़ेगा। समाज या नौकरी, ये तय करना पड़ेगा। हमने नौकरी और वो ड्यूटी जो हम डेपुटेशन पे लगे, वो हमने किनारे की, यहां हैदराबाद आए। इसलिए आप लोगों के भी अपने ऑब्जेक्ट तय करने पड़ेंगे। मेरे लिए समाज ज्यादा बड़ा है, या मेरी नौकरी या कुर्सी ज्यादा बड़ी है, या केपी चौधरी बड़ा ज्यादा। इसलिए समाज के हितों को सुरक्षित करने के लिए अपना खुद का त्याग करना पड़ेगा। आपके पड़ोस में बच्चा कोई अगर ऐसा लगे, कोई मलिन बस्ती में, वही क्यों भाई रमेश, तुम्हारा बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा? साहब पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, तो एक काम करके आप प्रॉब्लम है किताबों की, कपड़ों की, क्या यार ये बताओ, आपको 1.5 लाख, इनमें से जितने भी लोग बैठे हैं, मैं कह सकता हूं कोई भी 1 लाख से पौने 2 लाख की वेतन वाले लोग हैं। 1 लाख से नीचे शायद ही किसी को मिलता हो कम। एक महीने के वेतन से 5,000 रुपए नहीं निकाल सकते क्या हम उस बच्चे का भला करा दें? हमारे यहाँ तो ये समस्या है कि अगर लोगों को पता लग गया है, हम नौकरी फोकरी से और एसोसिएशन से मतलब नहीं है, उनकी कोई समस्या होती तो घर आते हैं। मैं ये नहीं करता हूं कि मैं ही सब कुछ कर देता हूं, मुझसे जो बनता मैं करता हूं, लेकिन मैं 10, 20, 50 लोग ऐसे हैं, सबसे कहता है यार देखो जेन्युइन प्रॉब्लम है इसकी, इसका सहयोग करो, 1000, 500 जो दे सकते हो। तो क्या है ये? एक्चुअली दिस इज पे बैक टू सोसाइटी, समझे ना? जो आप सक्षम लोग हैं बैठे इतने बड़े हाल में, एक्चुअली दिस इज पे बैक टू सोसाइटी। ये आपको करना ही पड़ेगा, और अगर ये आपने नहीं किया तो आपको ना आपके समाज को कोई बचा नहीं सकता। आज के दौर की जो सरकारें हैं वो इस कदर इस समाज को ऊपर आंखें गड़ाए बैठी हैं कि वो नहीं चाहते कि जो लोग हमारे गुलाम हुआ करते थे, हमारे खेतों में काम किया करते थे, जो हमारे तलवे चाटते थे, आज वो पल लिख गए हैं, हमसे कुर्सी मांगते हैं, हमसे सवाल करते हैं और सरकार में हिस्सेदारी मांगते हैं। वो उसको नहीं चाहते कि आप ऐसा करें, इसलिए वो चाहते हैं इनकी एजुकेशन खत्म कर दो। आपको पता है एक डॉक्टर बनाने के लिए आजकल 1 करोड़ रुपए चाहिए, और जो सीटें तो लिमिटेड हैं, सारे बच्चे तो नहीं आ सकते, लोग ज्यादा हैं। ओबीसी का देख लो, अगर 27% का रिजर्वेशन मिला हुआ है, 55-53% के लोग हैं, बाकी के क्या करेंगे? घुइयां छिलेंगे।
और हर आदमी 1 करोड़ रुपए दे के पढ़ा नहीं सकता, डॉक्टर नहीं बना सकता। इसलिए आपको ये बातें समझनी चाहिए। मैं समझता हूं मेरे जितने भी पढ़े लिखे लोग बातें सब समझते हैं, वो जानते भी सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो उस इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। और वो कहां से आएगी? वो आपके दिल से आएगी। जब आप दिल से फील करेंगे समाज और उसके दर्द को, जब दिल से फील करेंगे, चोर और चक्कों में और दोस्त और दुश्मन में पहचान करेंगे, हरे घास के हरे सांप के जब पहचान करेंगे तो आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और याद रखना, भिजवा रहे हैं आपको, जब लड़ाई छिड़ती है तो लड़ाई में सिर्फ वही जीत सकता है जो अच्छी तरह से उसका विजन क्लियर हो कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन में रखा था। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आप लड़ाई नहीं जीत सकते। इसलिए LIC के लोगों से मैं बस यही कहना चाहता हूं। अभी चूंकि वहाँ जोनल ऑफिस में अभी हमारे साथी मीटिंग करने गए थे, तो हमें थोड़ा सा ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि इतनी देर में मैं अपने आपसे बातें कर लो, तब तक हमारे पदाधिकारी आ जाएंगे और नया सिस्टम चालू होगा। LIC के लोगों से बस मैं आखिरी एक लाइन में ये कहना चाहता हूँ, खुद ब खुद न गिरेंगे फूल। हेलो, खुद ब खुद, अरे आपकी आवाज बहुत तेज है, यूं धीरे बोलो। खुद ब खुद न गिरेंगे फूल झोली में, देखा मैंने, देखो साख को जरा जोर से हिलाना होगा। और अंधेरे को कोसने से क्या हासिल, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। ये तो अपन ने फोटो डाले ना, उसके ऊपर ये चल रहा है। अत्तदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनिए। जैसा मैंने कहा कि आपके अगर दिमाग का दिया नहीं जला तो यकीन जानो मैं आपके दिमाग में घुस नहीं सकता, और हमें घुसने का पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और इस देश की ये जो टीम है बैठी है, ये अगर चीजों को ठीक नहीं कर पाई तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। मैं राधेश्याम वर्मा यहीं से अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।